बारिश का मौसम था। आज दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसी बारिश में अनाया अपने शादी के जोड़े में भागी जा रही थी। उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा था। अनाया के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आज अनाया की शादी थी। उसकी सौतेली माँ के दबाव में आकर अनाया ने नीलेश से शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन आज ही उसने अपने सौतेली माँ और नीलेश को बात करते हुए सुना था। उसे आज ही पता चला कि कैसे उसकी माँ शादी नहीं बल्कि उसका सौदा करना चाहती थी। उसने अनाया का सौदा किया था। अनाया को जैसे ही ये बात पता चली, वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगी। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि नीलेश की नज़र उस पर पड़ गई। ए लड़की रुको, नीलेश ने गुस्से से कहा और उसका पीछा करने लगा। अनाया को सारी यादें किसी फ्लैशबैक की तरह याद आने लगी। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। तभी अनाया रास्ता क्रॉस करते हुए एक गाड़ी से टकराई। गाड़ी को ब्रेक लगाने की वजह से अनाया को ज़्यादा चोट नहीं आई। अनाया अब नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। पागल लड़की, कम दिखता है क्या तुम्हें? नशे में हो क्या? पता है कितनी महंगी गाड़ी है? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। अब रास्ता छोड़ो मेरा, उस आदमी ने कार के अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा। प्लीज़ हेल्प, मुझे बचा लीजिए, अनाया ने रोते रोते कहा। उस महंगी गाड़ी से एक आदमी बाहर आया जिसने वाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, जिसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिस वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी और बियर्ड तो उसके लुक्स को और ज़्यादा परफेक्ट बना रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि रोहन मल्होत्रा था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ का मालिक, दिखने में जितना ज़्यादा कोल्ड उतना ही ज़्यादा गुस्से वाला, इतना पावरफुल आदमी जो पुलिस को भी अपने जेब में लेकर घूमता था। रोहन बस एक्सप्रेशनलेस होकर अनाया को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसी खूबसूरती में खो गया हो। हे भगवान, ये रोहन मल्होत्रा यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? बॉस तो मेरी जान ले लेंगे, नीलेश ने मन में ही सोचा, जो कि झाड़ियों के पीछे छुपकर सब देख रहा था। तो वही अनाया अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोए जा रही थी। हालांकि उसके पैरों में अब और ताकत नहीं बची थी। रोहन अनाया के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। कौन हो तुम? इतने रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? और तुम शादी से भाग कर आई हो क्या? रोहन ने ठंडे स्वर में पूछा। वो मेरे पीछे एक आदमी पड़ा है। वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी। इसके आगे अनाया कुछ बोल नहीं पाई और वही कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। क्या इसे घर ले जाना ठीक होगा? अगर ये किसकी चाल हुई तो? लेकिन मैं इसे इस हालात में छोड़कर भी नहीं जा सकता। क्या पता अगर ये लड़की सच बोल रही हो, रोहन ने मन में ही सोचा। उसने अपने अगल बगल में देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। रोहन ने अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया और कार की पिछले वाली सीट पर लिटा दिया और कार स्टार्ट कर दी। ड्राइव करते समय रोहन लगातार सामने वाले मिरर से पीछे बेहोश हुई अनाया को देख रहा था। शायद आज पहली बार उसने किसी लड़की को इतनी गौर से देखा था। देखते ही देखते कार हवा से बातें करते करते एक आलीशान बंगला के सामने आकर रुकी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, अनाया अभी भी बेहोश थी। रोहन ने उसे अपने गोद में उठाया और बंगले के अंदर ले गया। बंगले के अंदर मौजूद सभी सर्वेंट रोहन की बाहों में लड़की को देखकर हैरान थे। इतने सालों में कभी भी रोहन के घर पर कोई लड़की नहीं आई थी, पर यह लड़की कौन है और शादी के जोड़े में क्यों है? क्या सर ने इसे शादी की है? एक सर्वेंट ने धीमी आवाज़ में दूसरी सर्वेंट से पूछा। ये फालतू की बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने कामों पर ध्यान दो और 2 लेडीज सर्वेंट का गेस्ट हाउस में भेज दो, रोहन ने गुस्से से कहा और अनाया को लेकर ऊपर गेस्ट हाउस की ओर जाने लगा। रोहन ने अनाया को आराम से बेड पर लिटा दिया।
तभी दरवाजे पर 2 लेडीज सर्वेंट ने आकर कहा, आपने हमें बुलाया, इसके कपड़े चेंज कर दो। रोहन ने अनाया की ओर देखते हुए कहा, जिसके कपड़े बारिश में पूरे भीग चुके थे। रोहन निर्देश देकर बाहर चला गया था तो दूसरी ओर नीलेश ने अपने बॉस को कॉल करके सारी बातें बता दी। तुम एक लड़की को संभाल नहीं सकते क्या? ऐसे कैसे भाग गई? तुम्हें पता है ना, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए और किसी भी कीमत पर मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। कॉल पर सामने से आवाज़ आई, सर उसको ऐन मौके पर हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। वो मैं और सविता जी बात कर रहे थे तो उसने सब सुन लिया। मैंने कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन उसे रोहन मल्होत्रा अपने साथ ले गया। क्या इसका मतलब वो लड़की उस रोहन के पास है? उस आदमी ने गुस्से से तिल मिलाते हुए पूछा। जी, नीलेश ने डरते हुए कहा। उस आदमी ने ज़ोर से अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक लिया और कहा, यह हर बार मेरे काम के बीच कैसे आ जाता है? लगता है इसका हमेशा के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। कुछ देर बाद जब अनाया की नींद खुली तब उसने देखा कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। अनाया को पहले से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो अपने बेड से नीचे उतरी और दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर भाग गई तो नीचे हॉल में रोहन अपने हाथों में गन लेकर अपने सामने खड़े आदमी को गुस्से से देख रहा था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं फिर से ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, लेकिन इस बार प्लीज़ मुझे छोड़ दो, उस आदमी ने रोहन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन रोहन को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रोहन ने उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट की और कहा, ये सब ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन वो आदमी इसके आगे कुछ बोल पाता। रोहन ने एक गोली चलाई जो उस आदमी के सीने पर जा लगी। जैसे ही रोहन ने गोली चलाई, पीछे से अनाया ज़ोर से चिल्लाई, ये क्या किया आपने? उसे मार दिया, जान ले ली उसकी, आपने खून कर दिया उसका। ये सब देखकर अनाया के दिमाग में मानो काम ही करना बंद कर दिया। फर्श उस आदमी के खून से सनी हुई थी। अनाया अब सिर्फ उस घर से बाहर निकलना चाहती थी। अनाया वहाँ से भागने लगी, लेकिन रोहन के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और रोहन के सामने खड़ा कर दिया। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, अनाया ने उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। घर जाना है तुम्हें? रोहन ने सपाट लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। रोहन की इस बात पर अनाया ने किसी छोटी बच्ची की तरह अपना सिर हाँ में हिला दिया। अपनी सौतेली माँ के पास फिर से जाना है, जिसने तुम्हें एक आदमी को बेच दिया था, जिसने तुम्हारा सौदा किया था, उससे मैं बचाकर लाया हूँ तुम्हें। जैसे ही रोहन के मुंह से अनाया ने यह बात सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन ने अनाया के सामने कुछ पेपर्स रखे और कहा, पेपर पर सिग्नेचर करो। अनाया ने सवाल भरी नज़रों से रोहन की ओर देखा। हमारी शादी पेपर्स मतलब? हमारे शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, रोहन ने जवाब दिया। क्या शादी वो भी मेरी और आपकी? आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? मुझे नहीं साइन करना, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आप जैसे आदमी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, अनाया ने जवाब दिया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ आता है तुम्हें? कहाँ जाओगी तुम? अपने घर तो जा नहीं सकती, होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, और वैसे भी तुम्हारे पीछे जो आदमी पड़ा था उसे तुम्हें अभी भी खतरा है। इस सिचुएशन में सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम साइन करके मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इसलिए जल्दी से इस पेपर पर सिग्नेचर कर दो। 2 मिनट हुआ है तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए।
वरना अगर तुमने पेपर साइन नहीं किए तो मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कोई भी लड़की राजी हो जाएगी, नुकसान तुम्हारा है, रोहन ने सपाट लहजे में कहा। अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लिया जाए, लेकिन वो अब और उसकी सौतेली माँ को नहीं झेल सकती थी, और ये जानने के बावजूद भी कि वो उसके जिस्म का सौदा कर रही थी। अनाया का फिर से वहाँ जाना उसके लिए सेफ़ नहीं था। इस बार अपने घर जाने से फ़ायदा सिर्फ अनाया को किसी अजनबी के साथ रहना लग रहा था। अनाया ने पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सह लिया था। अब उसे किसी की फ़िक्र नहीं थी कि उसके बाद इसके फैसले उसकी लाइफ कैसी होगी। वो इस बस अपनी सौतेली माँ के घर फिर से नहीं जाना चाहती थी। उसने मजबूरी में ही सही पर पेपर्स साइन कर ही दिए। पेपर पर साइन करने के बाद अनाया के आंसू पेपर पर गिर गए। सिर्फ एक रात ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी कभी ऐसा भी मोड़ लेगी। रोहन ने गुड गर्ल कहा और वो पेपर्स तुषार को दे दिए, जो उसका बचपन का दोस्त था। रोहन ने एक राहत भरी सांस ली और अनाया को देखा, जो अभी भी अपना मुंह छिपाए रोए जा रही थी। रोहन अनाया के सामने बैठा और अपना हाथ उसके ओर बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो अनाया को छू पाता, अनाया ने रोहन को ज़ोर से धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। आपने ये अच्छा नहीं किया। मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाया है आपने। पहली बार किसी लड़की ने रोहन से इस तरह से बात की थी। रोहन ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली, मानो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोल दोगी। फ़ायदा नहीं उठाया है मैंने तुम्हारा, इसके पीछे मेरी खुद की वजह थी। और रहा सवाल तुम्हारे पास आने का, तो तुम भी मेरे करीब मत आना। तुम दूर रहो मुझसे, समझी? और आइंदा से मेरे साथ बदतमीजी में बात करने की सोचना भी मत। तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, रोहन ने गुस्से में आकर अनाया से बोल दिया। पहले ही अनाया ने बहुत कुछ सह लिया था, अब उसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनाया अभी भी हॉल के कोने में बैठकर रोए जा रही थी। रोहन ने उसे नज़रअंदाज किया और ऊपर अपने रूम में चला गया। ये लड़की पागल है क्या? ऐसे रो रही है मानो इसकी ज़िंदगी बर्बाद की हो मैंने, रोहन बड़बड़ाते हुए अपने मन से कह गया। कुछ देर बाद अनाया को भी समझ में आ गया कि रोहन ने जो भी कुछ किया वो मेरी भलाई के लिए ही किया। और फिर अगले दिन ही अनाया ने रोहन से सॉरी बोलकर उसके साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला ले लिया, क्योंकि इसके पास इस फैसले के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था।